हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। काविंग के बाद डेयरी काउज नेगेटिव एनर्जी बैलेंस एक्सपीरियंस करती हैं। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के बारे में पहले भी बहुत कुछ बताया जा चुका है। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है। और ऑफ कोर्स जो ट्रेनिंग है हमारी डेयरी फार्मिंग की, जो ट्रेनिंग है उसके अंदर तो जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है उसमें शुरुआत ही नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से हुई है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो कम आ रही है, लेकिन बॉडी के अंदर से ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है। तो इस ऊर्जा का मतलब क्या है, ये कहाँ से आती है? ज़ाहिर-सी बात है, ये फीड से आती है। जो एनिमल फीड खाता है, उससे उसे एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी दूध में निकल जाती है, ठीक है? तो अगर दूध ज़्यादा बन रहा है, फीड कम खाया जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है एनिमल एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आ जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जब आता है तो वो अपनी बॉडी का वेट मोबिलाइज़ करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि फीड से मतलब अगर फीड नहीं खाएगा तो दूध उसका कम होगा। तो ये जो एक कंपनसेशन चलता है, मतलब बॉडी से जो उसके रिज़र्व्स मोबिलाइज़ होते हैं, फैट मोबिलाइज़ होता है, उसका प्रोटीन मोबिलाइज़ होता है, इसी चीज़ को अर्ली लैक्टेशन वेट लॉस कहा जाता है। और ये जो वेट लॉस होता है ये शुरू के कुछ हफ्तों में ज़्यादा देखने को मिलता है और इस पीरियड में फीड इनटेक काऊ का बहुत मतलब कम होता है, धीरे-धीरे बढ़ता है। मतलब जैसे वो बछड़ा देती है, उसकी वो ब्याती है, डिलीवरी होती है उसकी, तो उस टाइम उसका फीड इनटेक काफ़ी कम होता है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, फिर मैं वही कहूँगा कि पहले की वीडियोज़ में उन्हें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। लेकिन धीरे-धीरे वो अपना फीड इनटेक बढ़ाने लगती है कुछ टाइम बाद, लेकिन वो फीड इनटेक बढ़ाने में काफ़ी टाइम उसे लग जाता है। तो जितनी एनर्जी उसके पेट में जाती है ना? और जितनी एनर्जी दूध में से निकल रही है, इसका बैलेंस ही ये डिसाइड करता है कि वेट कितना लॉस होगा या वेट लॉस होगा भी कि नहीं होगा। तो विभिन्न रिसर्चेज़ में जो लोग करते रहते हैं, साइंटिस्ट करते रहते हैं पूरी दुनिया में, उसमें ये बात समझ में आती है कि जो फीड इनटेक होता है वो धीरे-धीरे काऊ का बढ़ता है और पीक फीड इनटेक 10 से 12 हफ्ते पर जाकर अचीव होता है काविंग के बाद। लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो फीड इनटेक से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और फीड इनटेक के मुकाबले 6 से 8 हफ्ते में पीक मिल्क प्रोडक्शन अचीव हो जाता है, जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। तो मिल्क प्रोडक्शन का मतलब ज़्यादा होना वो पहले अचीव कर लेती है काऊ और फीड इनटेक बाद में अचीव कर पाती है, जो मैक्सिमम फीड इनटेक होता है। इस कारण से बॉडी में से जो उसके बॉडी टिश्यूज़ मोबिलाइज़ होते हैं, मेनली फैट मोबिलाइज़ होता है, तो वो हमें वेट लॉस के रूप में देखने को मिलता है। तो ग्रेटेस्ट लॉस जो होता है बॉडी कंडीशन का, वो पहले 10 दिनों के अंदर देखा जाता है, जिसमें काऊ लगभग 0.5 जो यूनिट्स होती हैं, उसकी बीसीएस यूनिट्स होती हैं, बॉडी स्कोरिंग यूनिट्स होती हैं, वो लूज़ कर जाती हैं। तो बॉडी से फैट का मोबिलाइजेशन लगभग 8 से 10 हफ्ते तक चलता रहता है, मतलब 2 से ढाई महीने तक काऊ अपना वेट थोड़ा-थोड़ा लूज़ करती रहती है। तो इस बात का जब हम फीड फॉर्मुलेशन करते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रिय डेयरी फार्मर्स, अब समय आ गया है कि आप पुराने तौर तरीकों को छोड़कर डेयरी फार्मिंग की मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सीखिए, जो आपके लिए उन्नति की नई राहें खोलें। डेयरी फार्मिंग पुराने ढर्रों से निकलकर दिन प्रतिदिन तकनीकी रूप से विकसित हो रही है। इसके लिए अली वेटरनरी विजडम आपके लिए लेकर आए हैं एक फुल ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग कोर्स, जिसे करके आप बेसिक डेयरी फार्मिंग की जानकारी से लेकर एडवांस आधुनिक तकनीकें भी सीख पाएंगे। इस कोर्स में आप मॉडर्न डेयरी काउ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, डेयरी फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट, काउ न्यूट्रिशन, फीड फॉर्मुलेशन, काफ मैनेजमेंट, कीफर के तैयार करने का तरीका, मस्टाइटिस, डिजीज कंट्रोल आदि। इस कोर्स में नोट्स के साथ 150 से अधिक वीडियो हैं, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब सिर्फ एक बार खरीद कर कोर्स आपका, जिसे आप जब चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अब भी हमारे ऐप अली वेटरनरी विजडम को डाउनलोड कीजिए
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया कि BCS एट द पॉइंट ऑफ काविंग 5 के करीब होना चाहिए। अगर आप 10 के स्केल पे BCS कर रहे हैं, बॉडी स्कोरिंग कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर 5 के स्केल पे बॉडी स्कोरिंग की जा रही है तो 3.25 के करीब हमारा 3.25 या 3.5 के करीब BCS रहता है। तो पहले 10 दिन में अगर 10 यूनिट वाले पे हम कर रहे हैं, 10 वाले स्केल पे कर रहे हैं तो 0.5 के करीब बॉडी लूज़ होती है, बॉडी स्कोरिंग लूज़ होती है। और अगर हम 5 पे कर रहे हैं तो 0.25 के करीब बॉडी स्कोरिंग लूज़ होती है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। तो धीरे धीरे करके डाउन होता चला जाता है हमारा जो एनिमल है, और उसको दोबारा से वो कंडीशन गेन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि जब बॉडी से एनर्जी लूज़ हो रही होती है तो हार्मोनल मतलब एक तरीके से डाउन रेगुलेशन शुरू हो जाता है अंदर। जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनका उत्पादन, उनका जो क्रिया होती है अंदर का, जो उनका मेटाबॉलिज्म होता है, जो सिग्नलिंग होती है, वो डाउन जाने लगती है। क्यों डाउन जाती है? क्योंकि बॉडी को सिग्नल जाता है कि इतनी एनर्जी बॉडी में नहीं है कि वो फीटस को या जो एम्ब्रियो बनेगा, मेटिंग होगी, उसे सरवाइव करवा सके। तो बॉडी क्या करती है? उसे डोरमेंसी में डाल देती है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कम निकलने लगते हैं और इनफर्टिलिटी में एनिमल चला जाता है। तो ये असर होता है वेट लॉस का। अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, हम ठीक से फीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें असर इनफर्टिलिटी के रूप में देखने को मिलता है। तो कोशिश हमारी ये रहती है इस दौरान, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि इस दौरान हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एनिमल का वेट कम से कम डाउन होने दें। हुआ क्या है पिछले मतलब 25-30 सालों में, जब से ये जेनेटिक इम्प्रूवमेंट काउस का शुरू हुआ है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए सेलेक्ट किया गया है कि ये अधिक से अधिक दूध दें। और दूध जो दिया जाता है, जो पीक लैक्टेशन जाती है, वो शुरुआत में जाती है काविंग के बाद। मतलब काव की रिक्वायरमेंट उस टाइम ज़्यादा रहती है। तो इस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है एनिमल को। जब इस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है तो वो फीड इनटेक तो एनिमल इतना करता नहीं है, तो बॉडी की जो स्कोरिंग होती है उसे लूज़ किया जाता है, और बहुत तेज़ी से लूज़ किया जाता है दूध को बनाए रखने के लिए। लोग क्या सोचते हैं कि हम तो इसे फीडिंग कर रहे हैं और ये भरपूर दूध भी दे रहा है एनिमल। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, वेट तो जो डाउन हो रहा है वो हो ही रहा है, वो वेट आप बाद में गेन भी कर लेंगे, करवा सकते हैं। जब मिड लैक्टेशन में एनिमल पहुंचता है तो उसे आप थोड़ा बहुत भी मतलब ज़्यादा बढ़ा के दे देते हैं तो एनिमल वेट गेन करने लगता है। लेकिन उसकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो टूट जाती है, उसके अंदर एक ब्रेक लग जाता है। वो ब्रेक ना लगे इस वजह से हमें अर्ली लैक्टेशन के दौरान जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसकी बहुत ज़रूरत होती है, उसे हमें करना चाहिए। और ये बात भैंसों में, देसी गाय में, एचएफ और जर्सी में तो खैर बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन जो कोई भी एनिमल है, इवन बकरी भी है, उसमें भी यही बात लागू होती है। तो जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का एक सेटअप है अंदर, वो एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है। और रिपीट ब्रीडिंग में जाने का एक बहुत बड़ा और गहरा रीज़न है, वो ये भी है कि एनिमल का जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, उसे हम संभालने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब बॉडी को ये सिग्नल्स मिल जाते हैं कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शट डाउन कर देता है। और उस शटडाउन हुए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दोबारा से रिस्टार्ट करना, दोबारा से रिस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी काविंग हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी जो न्यूट्रिएंट स्ट्रेटजी है, अपना फीडिंग जो है, वो एनिमल का हमें भरपूर रखना है। और ये भी होता है कि जब मतलब एनिमल ब्याता है या उसकी जब डिलीवरी होती है, तो उस टाइम एनिमल, ज़ाहिर सी बात है, जब स्ट्रेस में होगा, उस टाइम उसे बुखार भी आ जाता है, इम्यून सिस्टम डाउन रहता है, कैल्शियम बॉडी के अंदर कम हो जाता है, एनर्जी तो वैसे ही कम रहती है। अगर डिस्टोकिया वगैरह हो गया, बच्चा फंस गया अगर, तब तो कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, मिल्क फीवर आने के चांसेस रहते हैं। तो वो जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा एनिमल के लिए स्ट्रेस का, दुविधा का टाइम होता है, फिजिकल पेन का टाइम होता है। तो हमें तैयारी इस चीज़ की पहले से ही शुरू करनी होती है जब वो ट्रांजिशन पीरियड में एनिमल होता है, ताकि उसकी बॉडी स्कोरिंग सही रहे,
जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब एनिमल ब्याने वाला हो उसका कम से कम अगर हम 5 के स्केल पे बॉडी स्कोरिंग कर रहे हैं तो 3.5 के करीब, 3.5 से 3.75 यहाँ पर बताया गया है। लेकिन अगर 3.25 भी अगर मेंटेन कर लेते हैं तब भी एनिमल मैनेज हो जाता है अगर उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है तो। तो इस चीज़ को हमें मतलब समझ के अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। तो अब हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखते हैं कि अर्ली लैक्टेशन में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स कितनी होती हैं जिससे बॉडी वेट को या बॉडी जो वेट लॉस हो रहा है उसे कम से कम किया जा सके। लेकिन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जानने से पहले थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो ग्राफ है इसमें अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन, लेट लैक्टेशन और ड्राई पीरियड के बारे में दिखाया गया है। तो ये जो लाल वाला जो पार्ट है ये मिल्क प्रोडक्शन का है और नीला वाला पार्ट जो है वो ड्राई मैटर इनटेक का है। साफ साफ इसमें दिख रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन का जो पीक है वो ड्राई मैटर इनटेक से पहले आता है। मतलब ड्राई मैटर इनटेक बाद में बढ़ता है और मिल्क प्रोडक्शन का पीक पहले आ जाता है। इधर यहाँ पे काविंग है और काविंग के बाद फिर दोबारा से 2.5 महीने बाद ये कह सकते हैं कि 75 दिन पे आइडियली दोबारा एनिमल को प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए और वो फिर फीटल ग्रोथ होती है और फिर अगली काविंग के लिए वो मतलब चलने लगता है। नीचे वाला जो एक पट्टी दिख रही है आपको इसमें दिख रहा है कि बॉडी स्कोरिंग बताई गई है 5 के स्केल पर, तो 3.5 से 3.75 तक एट द टाइम ऑफ काविंग होती है। और जो 2 महीने होते हैं काविंग के बाद के उसमें ये गिरकर 2.25 तक चली जाती है ना? फिर धीरे-धीरे अगर बॉडी मतलब अगर फीडिंग ठीक की गई है तो वो बॉडी स्कोरिंग फिर धीरे-धीरे बढ़ती है, फिर 3 पे पहुँचती है, 3.5 पे पहुँचती है और टारगेट ये रहता है 3.75 पे पहुँचा दें। लेकिन फिर मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इंडियन कंडीशन में 3.25 पे भी अगर लेके चले जाते हैं आप बॉडी कंडीशन को तो वो सफिशिएंट एनिमल के लिए रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ पीक प्रोडक्शन को डिले किया जाता है, ज़्यादातर लोग उसे चाहते हैं डिले करें ताकि एनिमल जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं उन उन मतलब वो उसमें ना आए, जैसे मिल्क फीवर, कीटोसिस वगैरह की प्रॉब्लम एनिमल में ना आए और वो फर्टिलिटी भी उसकी बरकरार रहे। लेकिन उससे क्या होता है उसकी जो काविंग साइकिल होती है वो थोड़ी लेंदी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो जो भी तरीका, जो भी नॉर्म आप फॉलो करें उन दोनों में बॉडी कंडीशन को मेंटेन करना एट द टाइम ऑफ काविंग ये बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम उस चीज़ को अर्ली लैक्टेशन जो वेट लॉस होता है उसे रोक पाएंगे और अपनी जो एनिमल की फर्टिलिटी है उसे भी बचा पाएंगे। तो न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए या होती हैं एट द टाइम ऑफ काविंग ताकि वेट लॉस कम से कम हो। इस बात को ध्यान में रखिए कि वेट लॉस को आप नहीं रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। जितना कम करेंगे उतनी कम परेशानियाँ, उतनी कम दुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि फीड इनटेक इतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, क्योंकि एनिमल की कैपेसिटी ही कम होती है अर्ली लैक्टेशन में फीड खाने की। क्यों कम होती है? पिछले वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं और ट्रेनिंग में तो बहुत डिटेल में इसे बताया गया है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो लोग हैं अभी, क्योंकि कुछ दिन के लिए कुछ ऑफ़र चल रहा है इसमें आप ऐप डाउनलोड करके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल 499 में इस समय 10 दिनों के लिए, जो मुहर्रम के पहले 10 दिन हैं। इन इनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में उसे बिल्कुल ही लो प्राइसेस पे हमने अवेलेबल कराया है, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस फीड इनटेक की कैपेसिटी को तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। कुछ तरीके होते हैं जैसे फीड के अंदर फ्लेवर्स मिला दिए जाते हैं या फिर एनिमल के रूमिनेशन को बढ़ाने के लिए कुछ एडिटिव्स वगैरह डाले जाते हैं, लेकिन इन्हेरेंटली कैपेसिटी कमी होती है। तो हमें एनर्जी डेंसिटी के साथ जो डाइट की एनर्जी डेंसिटी होती है, जो ऊर्जा होती है डाइट के अंदर जो हम उसे दाना चारा दे रहे हैं, उसे फिर मैनिपुलेट करना पड़ता है। उसकी सपोर्ट किए बिना, उसको मैनिपुलेट किए बिना मिल्क प्रोडक्शन को बहुत लंबे समय तक सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करते हुए। तो जो टारगेट एनर्जी डेंसिटी होती है एनिमल की वो लगभग हम 11.5 से 12 मेगा जूल ऑफ मेटाबोलाइजेबल एनर्जी पर केजी ऑफ फीड, ड्राई मैटर फीड हम इसमें रखने की कोशिश करते हैं। ये टोटल
मतलब एनर्जी है, कंसंट्रेट की नहीं है ना, इसकी क्या कहते हैं रफेज की है, दोनों का जब टीएमआर बनता है उसकी ये एनर्जी है। तो टोटल मेटाबोलाइजेबल एनर्जी अगर हम देखें तो ये हो जाती है लगभग 190 से 240 मेगाजूल पर डे। जो एक टिपिकल अर्ली लैक्टेशन में मान लीजिए जो 26 से 34 लीटर तक दूध देती है एक दिन में जो गाय, ये उनकी मतलब रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट। अगर 26 से 34 लीटर के बीच में एनिमल दूध दे रहा है तो लगभग 190 से 240 मेगाजूल्स पर डे हमें उसकी डाइट में एनिमल को देना है। तो ये वाली काउस जो होती हैं टिपिकली 6 से 8,000 लीटर दूध एक लैक्टेशन में, मतलब 300 दिन में ये देना मतलब देती हैं। वैसे तो लोग उनसे ज़्यादा टाइम तक दूध लेते रहते हैं अगर वो गाभिन टाइम से नहीं हुई है या उसकी काविंग में देर है, तो फिर वो उसकी मिल्किंग चलती रहती है। लेकिन इतना हम इसे कंसीडर करके चलते हैं कि 6 से 8,000 लीटर का अगर एनिमल है और एक दिन में 26 से 34 लीटर तक दूध दे रहा है तो इतनी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी इसे दी जाती है। अच्छा, मेगा जूल और मेगा किलो कैलोरी ये आपको पता ही होगा, इसका कन्वर्जन आसान है। 11 इसका कन्वर्जन आसान है। 11.5 या से 12 मेगा जूल का मतलब है 2.7 से 2.8 मेगा कैलोरी के बीच आपको एनर्जी इसमें देनी है, क्योंकि मेगा कैलोरी में नापें मेगा जूल में नापें ये तो जस्ट एक यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर अगर तो 190 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 4500 मेगा कैलोरी आएगी। 45 मेगा कैलोरी, तो 190 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 45 मेगा कैलोरी आएगी, 240 को कन्वर्ट करेंगे तो 57 मेगा कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इतनी एनर्जी हमें देनी होती है और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट जो एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। और मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 1600 से 2100 ग्राम पर डे की होती है, मतलब 1.5 से 2 किलो तक मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन आपको देना होता है। तो मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन क्या होता है? जो उसकी आंतों के अंदर प्रोटीन अवेलेबल होगा, जो हम फीड में दे रहे हैं वो अंदर जाके टूट जाता है, अमोनिया वगैरह बन जाती है उसकी। अमोनिया से दोबारा माइक्रोब्स जो हैं वो प्रोटीन को जो बनाते हैं, और वो प्रोटीन जो बाईपास होकर उसके इंटेस्टाइन में जा रहा है वो सारा मिलके मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन बनता है। तो ज़्यादातर यही माना जाता है कि जो भी हमने प्रोटीन दिया है उसका 70% के करीब मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन अंदर बन जाता है। तो उस हिसाब से आप डाइट का प्रोटीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि जो रूमेन की डिग्रेडेबिलिटी है फूड प्रोटीन की और लेवल ऑफ फीड इनटेक है, उनका आपस में जो एक रेशो है वो लगभग 60% होना चाहिए। मतलब 60% प्रोटीन ऐसा होना चाहिए जो कि मेटाबोलाइजेबल हो। अब इसमें अगर आपने यूरिया मिला दिया है तो यूरिया का भी एक पार्ट बन जाता है जो कि माइक्रोबियल मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। उससे डाइट की जो कहना चाहिए कि एक कॉस्टिंग होती है वो नीचे आ जाती है और एनिमल को भी उससे बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे रिकमेंडेशंस हैं अर्ली लैक्टेशन के अंदर कितनी एनर्जी चाहिए, कितना जो एनर्जी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए फीड के अंदर, और टोटल एनर्जी कितनी चाहिए। इसके बाद क्रूड प्रोटीन है 16 से 19 या 19% तक ज़रूरी होता है मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन। 1600 से 2100 ग्राम मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन होना चाहिए। एनडीएफ की वैल्यू 28 से 32 इतनी ही होती है। फिजिकल इफेक्टिव एनडीएफ 70 से 75। ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत डिटेल में ट्रेनिंग में बताई गई हैं, और ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यहाँ पर ये इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो अगर आप ये फीड बनाते हैं इन स्टैंडर्ड्स को लेके तो आपको शुरुआत में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वेट लॉस जो होता है उसे आप बचा सकते हैं, और साथ साथ एनिमल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि एनर्जी के डाउन होने की वजह से होती है। ये इस मतलब लेवल का फीड कैसे बनाया जा सकता है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अक्सर डेयरी फार्मर्स कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कम दूध उत्पादन, फैट एसएनएफ का कम होना, उत्पादन में फ्लक्चुएशन, कमजोर पाचन और दुबले पशु, बीमारियों का दबाव और वीक इम्यूनिटी, सब क्लिनिकल किटोसिस, वजन का गिरना, लो फीड इनटेक आदि।
इन सभी दिक्कतों के समाधान के तौर पर हम आपके पशुओं के लिए लेकर आए हैं रूमेनिया, जो है एक संपूर्ण रूमेन टॉनिक, जो कि फाइबर के डाइजेशन को बढ़ाता है, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन में वृद्धि करता है, आंतों की इंटीग्रिटी बरकरार रखने में मदद करता है जिससे गोबर पतला नहीं होता, रूमेन की पीएच को स्टेबल करके माइक्रोब्स के सर्वाइवल को बढ़ाता है, प्रोपियोनेट की मात्रा को अधिक करके ग्लूकोज उत्पादन में वृद्धि करता है, माइकोटॉक्सिन को बांधकर उनकी विषाक्तता को कम करता है। रूमेनिया कई सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ट्रेस मिनरल्स, रूमेन बफर, रूमेन अल्कलाइजर, प्रीबायोटिक्स, यीस्ट मेटाबोलाइट्स, प्रोबायोटिक्स, टॉक्सिन बाइंडर्स, कैल्शियम, फास्फोरस, रूमेन फर्मेंटेशन मॉडिफायर्स और प्रोपियोनेट एनहांसर्स। इन्हीं सब के चलते रूमेनिया दूध उत्पादन बढ़ाता है, बॉडी वेट और पीसीएस इंप्रूव करता है, प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस को कम करता है, अधिक एनर्जी के बहाव के कारण फर्टिलिटी बढ़ती है, टॉक्सिन्स को बांधकर लीवर की हेल्थ मेंटेन करता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। 5 केजी के ट्रायल पैक में भी उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट से या स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं।